नमस्कार, कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। और बात हम यहाँ पर मानसून की कर रहे हैं क्योंकि मानसून के मोर्चे पर राहत की खबर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपने वक्त पर है और 1 जून को केरल में दस्तक दे देगा। हालांकि पहले मानसून विभाग ने मानसून के 4 दिन देरी से आने की यहाँ पर बात की थी, लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में उठे अम्फान चक्रवात ने मानसून की रफ्तार यहाँ पर बढ़ा दी है और अंडमान निकोबार में मानसून अपने वक्त से यहाँ पर 5 दिन पहले ही पहुंचने वाला है। अब इस साल सामान्य बारिश का अनुमान है। फूड ग्रोइंग की प्रोडक्शन यहां पर रिकॉर्ड हाइज होने का अनुमान भी है। इस बार ग्रोथ कैसी देखने को मिलेगी, क्या मानसून रहेगा मेहरबान, इसी पर पूरा एनालिसिस करेंगे हमारे खास शो कमोडिटी आउटलुक मानसून मेहरबान में। हमारे इस खास शो में चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान, पूर्व एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन, भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सिराज जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। मानसून इस बार नॉर्मल होने की उम्मीद है। 1 जून को कहा है आईएमडी ने कि ये केरला में अपना ऑनसेट भी दे सकता है। सरकार की जहां तक बात है, फूड ग्रेन यहां पर रिकॉर्ड हाइज की बात की जा रही है। 2019-20 के लिए चौथा साल ऐसा होगा जब हम यहां पर लगातार बढ़त देख रहे हैं फूड ग्रेन के उत्पादन में। सबसे पहले तो आपसे मानसून पर जानना चाहेंगे कि कितना पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ सकता है एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर पर। मानसून का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है क्योंकि हमारे देश के करीब 51% एरिया अब भी रेनफेड है और जो 49% इरिगेटेड एरिया भी है, वहाँ भी अगर मानसून की बारिश नॉर्मल होती है तो डीजल की ज़रूरत कम हो जाती है। क्रॉप्स में अगर मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो क्रॉप की ग्रोथ बेहतर हो जाती है। तो मानसून का फायदा सभी को होता है और हमारे रिजर्वॉयर्स उसकी वजह से भर जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानसून का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और अगर नॉर्मल मानसून देश में आता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये किसानों के लिए और इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी खबर है। सिराज जी, अच्छी खबर तो है, लेकिन और वैसे भी अगर हम बात करें जीडीपी में एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन की, तो वहां पर भी यही लग रहा है कि नंबर्स यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते बाकी सभी सेक्टर्स में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हुई है, कहीं कहीं तो कॉन्ट्रैक्शन भी देखने को मिली है कि बढ़त बिल्कुल डिमांड आई ही नहीं। लेकिन एग्रीकल्चर एसेंशियल कमोडिटीज के चलते हमने लगातार इस सेक्टर को यहां पर रिकवरी ग्रोथ भी दिखाते हुए देखा है। आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर विद इन लॉकडाउन, क्योंकि यहां पर सरकार की तरफ से काफी सारे सब्सिडीज भी दिए गए, रिफॉर्म चेंजेस भी हमने आते हुए देखे। अब क्योंकि 2-2.5 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन में, आप कैसे समराइज करेंगे कि एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया है? नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर ने अच्छी तरह परफॉर्म किया है। सारी कुछ मुश्किलात के बावजूद किसानों ने वक्त पर अपनी फसल काट ली। लॉकडाउन की वजह से जगह जगह ट्रैक्टर्स के और हार्वेस्टर के मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन थी। उसके बावजूद लेबर की कमी भी कुछ राज्यों में थी। उसके बावजूद किसानों ने अपनी फसल काटी। जहां तक सवाल डायरेक्ट कैश असिस्टेंस का है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डायरेक्ट कैश असिस्टेंस नहीं मिली है। पीएम किसान की जो इंस्टॉलमेंट मिलनी थी वो तो वैसे भी 1 अप्रैल से ड्यू थी। इसके अलावा जो औरतों के जनधन अकाउंट है उसमें 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी गई, लेकिन ये हमें किसी को भी मालूम नहीं है कि वो जनधन अकाउंट एलिजिबल लोगों के हैं या नहीं है। और मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि सिर्फ 50% महिलाओं ने ही उन जनधन अकाउंट से अपना पैसा निकाला है। अभी तक 2 इंस्टॉलमेंट 500 रुपए की दी जा चुकी हैं। तो कोई कैश असिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है, बल्कि किसानों को नुकसान हुआ है। खास तौर से जो वेजिटेबल्स के किसान हैं, पोल्ट्री फार्मर्स हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, इसके अलावा मक्का के किसान हैं बिहार में, उनको दाम बिल्कुल भी नहीं मिल पाए। जो पल्सेस के किसान हैं, ऑयल सीड के किसान हैं, वो सबने सफर किया। सिर्फ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और यूपी के कुछ हिस्सों में जो गेहूं की फसल है वो एमएसपी पे किसान बेच पाए हैं। उनके अलावा सारे किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
मनोज, आप क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस को देखते हैं काफी हद तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, आपका क्या व्यू है? क्योंकि अगर पिछले 15-20 दिन की बात करें तो खाने के तेलों में हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है, चना में इवन एज मटर में कुछ गिरावट है, लेकिन चने के भावों में यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला है। इंडस्ट्रियल कमोडिटीज ऑफ कोर्स यहाँ पर हल्की सी वीक रही हैं, क्योंकि एक तो लोकस्ट की वजह से और दूसरा प्रोडक्शन ज्यादा है, मांग बहुत निकल के नहीं आ रही। तो चाहे वो रबर हो या कॉटन हो या गुआर हो, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमने यहाँ पर प्रेशर पड़ते हुए देखा है। आप कैसे समराइज करेंगे टू बिगिन विद कि लॉकडाउन के समय में कौन सी एग्रीकल्चर कमोडिटी ने यहाँ पर बेहतर परफॉर्म किया है और क्या फंडामेंटल्स देखते हैं आप? नमस्कार मनीषा, बिल्कुल जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद से हमने शुरुआती समय में लगभग सारी ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में एक दबाव बनते हुए देखा था और कीमतें काफ़ी ज़्यादा जो है निचले स्तरों पर भारतीय बाज़ारों में ट्रेड करती हुई दिख रही थी। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ता हुआ दिखा और कहीं कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस है उसमें भी ईज आउट होता हुआ दिखा और जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो वापस से रीओपन होती हुई दिखी, तो हमने फिर निचले स्तरों से यहाँ धीरे धीरे सुधार आते हुए देखा। स्पेशली पल्सेस में निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स स्पेशली बात करें, चाहे वो सोयाबीन सीड हो, सरसों हो या खाने के तेल हो, तो सबसे ज़्यादा बढ़त जो है निचले स्तरों से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिली है। हमारा मानना है कि यहाँ पे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स जो है अभी भी फोकस में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है डोमेस्टिक उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जो इंपोर्ट्स है उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल यहाँ पे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स अभी भी जो है बेहतर परफॉर्म कर सकता है। वहीं पल्सेस साइड में जो है चना में निचले स्तरों पर वापस से खरीदारी लौटती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर ग्रेन्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो रिकॉर्ड है, तो वहाँ पे जो है एक दायरे में ट्रेड देखने को मिल सकता है। वहीं अगर इंडस्ट्रियल कमोडिटी की बात करें तो वहाँ भी हमने ग्वार सीड और ग्वार गम में निचले स्तरों से फिर सुधार आते हुए देखा है, क्योंकि कच्चे तेल में फिर से जो है बढ़त आते हुए देखी है, तो उसका सपोर्ट इसको मिलता हुआ दिखा है। और कॉटन में भी हमारा मानना है कि अगर चाइना की जो इकोनॉमी है वो रीओपन होती है और भारत में भी अगर लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट होते हैं आने वाले समय में, तो कॉटन में भी निचले स्तरों पर फिर से एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इन नेट यहाँ पे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स और पल्सेस में निचले स्तरों पर खरीदारी जो है बनी रहेगी। वहीं इंडस्ट्रियल जो कमोडिटीज है उसमें अगर ग्लोबल इकोनॉमी रीओपन होती है तो उसका सपोर्ट भी यहाँ पे निचले स्तरों पर देखने को मिलेगा। चलिए, यानी कि मॉनसून तो यहाँ पर एक चीज है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो लॉकडाउन है उसका इम्पैक्ट अभी भी हमने बाजार में आता हुआ देखा है। और तीसरी बड़ी चीज रहेगी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्योंकि वहां पर किस तरह का ग्लोबल ट्रेड लौटता है और यूएस और चीन की तरफ से ट्रेड कंसर्न्स क्या है, चीन की मांग कैसी निकलती है, इन सभी का इम्पैक्ट भी हम यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइसेस पे पड़ता हुआ देखेंगे। सिराज जी, आपका जो ध्यान है एक यहाँ पर डेटा है, जो सर्वे है उसकी तरफ खींचना चाहूंगी। PHFI और CSA का ये सर्वे है जहां पे कहा गया है कि 10% किसान अपनी जो फसल है वो अप्रैल में हार्वेस्ट कर ही नहीं पाए। जिन किसानों ने यहाँ पर हार्वेस्ट किया उसमें से 60% ने कहा कि उनको ईल्ड में यहाँ पर नुकसान हुआ है और 56% फार्मर्स कहते हैं कि अब उनको डिफिकल्टी हो रही है प्रिपेयर करने में अपकमिंग सोइंग सीजन के लिए। तो क्लियरली एग्रीकल्चर के लिए हमने काफी कुछ आते हुए देखा, लेकिन किसानों को यहाँ पर बहुत ज्यादा जो मदद चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, वो शायद होती हुई नजर नहीं आई है। अब क्योंकि मॉनसून बेहतरीन माना जा रहा है, बुआई का सीजन बहुत जल्दी आ जाएगा, इस वक्त अब यहाँ पर क्या जरूरतें हैं? नहीं, हमें नहीं मालूम कि ये सर्वे उन्होंने किस स्टेट में किया और किस फसल के किसानों से बात की, लेकिन हमें ये लगता है कि खरीफ की तैयारी के लिए किसान पूरी तरह तैयार हैं। देखिए, जो भारत के पूर्वी प्रदेशों के किसान हैं वहाँ पर तो कोई लेबर की कमी नहीं है और वहाँ मानसून थोड़ा पहले भी आ जाता है। बीज की भी आमतौर पे कोई कमी नहीं है, कुछ चीज़ों के हाइब्रिड बीज की कमी होगी तो वो अपना पिछले साल की फसल का बचा हुआ बीज इस्तेमाल कर लेंगे। जहां तक पंजाब हरियाणा का सवाल है, जहां पर माइग्रेंट लेबर यूज की जाती थी धान के लिए, तो वहां हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है जाखड़ साहब उसको बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्ट सीडिंग इस साल काफी होगी और ये भी मुमकिन है, ऐसा भी पंजाब से बातचीत से पता चलता है कि कुछ किसान कॉटन की तरफ जाएंगे, कुछ किसान मेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि धान के लिए अगर लेबर कम होगी तो हो सकता है कि कुछ हम दूसरी फसलों की तरफ मूवमेंट देखें।
क्लियरली यहाँ पर जिस तरह से लाइव स्टॉक में नुकसान देखने को मिला है उसका असर या फिर जहाँ पे भाव बेहतर नहीं मिले हैं किसान उन चीजों से यहाँ पर दूर हटते हुए नजर आएंगे। डिमांड पैटर्न्स पर नजर होगी और इसके अलावा सरकारी प्रोक्योरमेंट पर नजर होगी। किसान काफी हद तक उन्हीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज की तरफ यहाँ पर जाना चाहेंगे। सिराज जी, एक और चीज और वो है लॉकडाउन का इम्पैक्ट जो हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर में आता हुआ देखा है, आप इसे कैसे देखते हैं? दूसरा, काफी सारे माइग्रेंट्स यहाँ से निकले हैं, दूसरी स्टेट्स में गए हैं, रूरल इकोनॉमी पे यहाँ पर प्रेशर देखने को शायद मिल सकता है। तो क्या आप एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं जहां पर कई स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा लेबर होगा क्योंकि माइग्रेंट्स वापस लौटे हैं और कहीं स्टेट्स में एक शॉर्टेज भी देखने को मिल सकती है? जी हाँ, मैंने लिखा भी है इसके बारे में कि कुछ राज्यों में शॉर्टेज आएगी, खासतौर से जो इकोनॉमिकली थोड़ा बेटर ऑफ स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इसमें शॉर्टेज आएगी। लेकिन ईस्टर्न इंडिया में शॉर्टेज नहीं आएगी। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जो शहर से लोग गए हैं वापस अपने गांवों में, ये एग्रीकल्चरल लेबर नहीं है, इनमें से ज्यादातर लोग ये काफी स्किल्ड लोग हैं और इनमें ड्राइवर भी हैं, इनमें मेसन भी हैं, इनमें मैकेनिक भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी तादाद में एग्रीकल्चर लेबर की हैसियत से काम करेंगे। कुछ लोग करेंगे, मजबूरी में करना पड़ सकता है, लेकिन ये स्किल्ड लेबर है। और मुझे लगता है कि अगर हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो गई और शहरों में बहुत ज्यादा केसेस में इजाफा नहीं हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से ये कॉन्फिडेंस दिया गया कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपका इलाज होगा, तो मुझे लगता है कि अनुमान से पहले ही इनमें से कुछ लोग या काफी लोग वापस आएंगे अपने जॉब्स की तरफ, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं, वो मजबूरी के तहत चले गए क्योंकि उनको लगा कि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर ये एश्योरेंस उन्हें मिलेगा तो शायद 2-3 महीने के पर्सपेक्टिव में वो वापस आएंगे। हमारे साथ पाशा पटेल जी भी जुड़ रहे हैं, स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन महाराष्ट्र के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो। पाशा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप कैसे देखते हैं एग्रीकल्चर को ओवरऑल अभी, क्योंकि जैसे हम सिराज जी से बात कर रहे थे अभी कि मॉनसून एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन माइग्रेंट इशू यहाँ पर हो सकता है। लॉकडाउन के चलते काफी सारे किसानों को अपना कॉस्ट नहीं मिला, यहाँ पर मुनाफा नहीं यहाँ पर वो कमा पाए हैं, लेकिन तैयारी यहाँ पर पूरी है अब रबी खरीफ की बुआई के लिए। आप महाराष्ट्र में इसे कैसे देखते हैं? भाव कैसे यहाँ पर किसानों को मिले हैं? और ऑन ग्राउंड जमीन की अगर बात करें तो अब किसान क्या चाहते हैं? क्योंकि इवन एज हमने काफी सारे रिफॉर्म्स यहाँ पर सरकार की तरफ से आते हुए देखे हैं, लेकिन वो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म है, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है किसानों की, वो अब कैसी है? देखिए मैडम, मानसून और खेती, ये सारी चीजों को अगर देखा गया तो अभी सिराज हुसैन साहब जो बात कर रहे थे कि उनका कहना था कि कुछ लोग अभी वापस आ सकते हैं, लेकिन मुझे ये पूरी परिस्थिति देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो शहर छोड़ के जो गांव को किसान जो मजदूर आए हैं 2-2 हजार किलोमीटर जब ये पैदल चले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा इस शहर की तरफ जाएंगे नहीं, 100% इस शहर की तरफ जाएंगे नहीं। शहर की तरफ कौन जाएगा? जिसका वहां पे फ्लैट है, जिसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है शहर में, वही आदमी जाएगा। जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जो लेबर थे, यहाँ भी मजदूर थे और मुंबई दिल्ली में भी अगर वो मजदूर रहने वाले हैं, तो ऐसे 2000, 1,500 किलोमीटर पैदल चल के आने वाले लोग दोबारा वापिस नहीं जाएंगे, ये 100% सही है। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे गांव में मजदूर नहीं मिल रहे थे और शहर में मजदूरी के लिए लाइन लगा के झोपड़ियां बन रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये करिश्मा बदल जाएगा। अब मेरे मराठवाड़े में, मैं जिस रीजन में रहता हूँ, यहाँ पे 50 लाख लोग गांव में आए हुए हैं। अब ये 50 लाख लोग अगर गांव में आए हुए हैं तो ये लोग वापिस जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें से 75% लोग नहीं जाएंगे शहर में और ये खेती में ही रहेंगे। इस साल एक अच्छी चीज ये हो गई, लॉकडाउन था, शादी ब्याह नहीं था, लॉकडाउन की वजह से कोई भी अपने गांव के और घर के बाहर निकल नहीं रहा था। तो इस वजह से 20-25 साल में पहली बार हमारे महाराष्ट्र में किसानों ने दिल लगा के खेत में मेहनत की है। बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने काम किया है। नंबर 1, हमारे पास अब लेबर भी मिलेंगे। नंबर 2, और मौसम भी अगर अच्छा होगा तो फिर तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पे किन किन लोगों को परेशानी हुई।
सबसे बड़ी परेशानी कपास की हो गई मैडम। कपास 5,550 रुपये का एमएसपी है, लेकिन वो 10 बंडी और 20 बंडी 10 ट्रक और छोटे टेम्पो के 40-50 वो लेने के बजाय वो 10-12 लिया जा रहा है, इसलिए कपास पूरे का पूरा बिकेगा नहीं। सबसे दूसरी बात है इसी चना का एमएसपी किसानों को नहीं मिला, उसके बाद हरहर का एमएसपी किसानों को नहीं मिला। ये तीन चीजों को तो नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी बात अगर अपन देखेंगे तो अंगूर वाले सबसे परेशान रहे हमारे पास। बनाना, अंगूर, आम, संतरा, मौसम्बी, अनार, ये सारे लोग पिट गए हैं। सबसे बुरी हाल अगर किसकी हुई है तो फूल वालों की। फूल वाले की 100% अगर किसकी कुर्बानी हुई है लॉकडाउन के पीरियड में तो फूल वाले की हो गई, पोल्ट्री वाले की हो गई। और दूध डेयरी का भी बहुत बड़ा मसला हो गया, दूध के रेट भी बहुत कम हो गए। सारे के सारे किसान इसके बारे में रोना शुरू किए हैं। फल, जी हाँ, चिंताएं पाशा जी, चिंताएं जैसे आपने कहा बहुत सारी यहाँ पर देखने को मिली हैं, लेकिन एक पॉजिटिव जो है वो मॉनसून है। उसके अलावा काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर है। लोगों ने इन हाउस जो कंजम्पशन करी है उतना ही है, लेकिन उसके बावजूद उसके बाहर यहाँ पर काफी नुकसान जैसे आपने कहा किसानों को यहाँ पर झेलना पड़ा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो रोड अहेड कैसी रहनी चाहिए, आगे क्या चाहिए, क्या देखने की जरूरत है अगले 3-4 महीनों के लिए, इस पर बात करेंगे। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 57.52 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18। आपका शो में स्वागत है और अजय जाखड़ जी भी हमारे साथ अब कार्यक्रम में यहाँ पर जुड़े हैं। अजय, हम जो डिस्कशन अभी कर रहे थे वो ये था कि मॉनसून यहाँ पर काफी पॉजिटिव है और लॉकडाउन में एग्रीकल्चर की यहाँ पर रिकवरी अच्छी हुई है। जीडीपी में यहाँ पर अगर कोई सेक्टर जहाँ पर जिसने रिटर्न दिया है तो वो अब एग्रीकल्चर है, लेकिन किसानों की दिक्कतें यहाँ पर अभी भी बाकी हैं, चाहे वो माइग्रेंट इशू है या बिकवाली का, ट्रांसपोर्टेशन का, हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, मटर है या चना है। काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर काफी किसानों को देखने को मिली हैं। आपका एक तो पहले स्टेप बैक लेके एक समराइज लेना चाहेंगे कि लॉकडाउन में आपको क्या लगता है किसानों को यहाँ पर क्या मिला और आगे अब यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अजय से यहाँ पर बात नहीं हो पा रही है। मनोज, आपके पास आना चाहेंगे। आपने बताया कि यहाँ पर कौन सी कमोडिटीज पर नजर रखने की जरूरत है, कहां पर किस तरह के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में कौन से फंडामेंटल्स आप यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्या वो मॉनसून होगा या सरकार की प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, किन चीजों पर अब आप यहाँ पर नजर रखना चाहेंगे अगले 2 से 3 महीने के लिए? सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे जो एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट हो रही है तो वहाँ पे जैसे चना के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आई है कि आगे भी जो है प्रोक्योरमेंट जारी रहेगी। दूसरा जो इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे बिसाइड जो है यूएस चाइना के टेंशन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी जो है ओपन अप होगी तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है ओवरऑल वहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय में जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया की वो भी बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को सपोर्ट मिल सकती है। मानसून की अगर यहाँ पे आमद अच्छी रहती है तो डेफिनेटली जो ऑयल सीड्स की जो सोइंग है खरीफ की वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है अभी लॉकडाउन के पीरियड में कम हुआ है और जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो डेफिसिट है वो एडिबल ऑयल में ही है। तो वहाँ पे एक बार जो है सोइंग में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो सारी ही चीज़ें यहाँ पे प्ले करेगी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी रुपी का जो डायरेक्शन है वो तय करेगा। अगर यहाँ यूएस चाइना के टेंशन बढ़ते हैं तो उस केस में फिर अगर कच्चे तेल में फिर से एक बार बढ़त देखने को मिलती है तो रुपी में थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आने वाले समय में। तो मेरा मानना है कि तीनों चारों जो फैक्टर्स है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो
फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो पल्सेस का जो सेक्टर है वहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रूरल जो डिमांड है पल्सेस का वो आने वाले 2 से 3 महीनों में जो है बढ़ सकता है। तो उस लिहाज से यहाँ पे चना एक अट्रैक्टिव कमोडिटी जो है आने वाले समय में हो सकती है। यानी कि फंडामेंटल्स यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट देखने को होंगे, लेकिन हम मॉनसून पर फिर से लौटना चाहेंगे और सिराज जी आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे जाकर अगले 3-4 महीने के लिए आपको क्या लगता है सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इमीडिएट रिलीफ किस तरह से यहाँ पर आना चाहिए? देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि जो फूड ग्रेन्स के फार्मर्स हैं वो थोड़ा बेटर ऑफ रहे, खासतौर से गेहूं के फार्मर्स को आमतौर पे एमएसपी मिल गया और बाकी किसानों को नहीं मिल पाया। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को अभी से ये तैयारी करनी चाहिए अगले 4-5 महीने के अंदर अंदर जो मार्केटिंग रिफॉर्म्स करने हैं उनको जल्दी से हम फास्ट ट्रैक कर लें और मार्केट अगर ओपन अप हो सके खरीफ की फसल आने से पहले तो बहुत बेहतर होगा। दूसरी चीज ये है कि अभी हम देख रहे हैं प्याज के दाम बहुत गिरे हुए हैं, मानसून का किसी को पता नहीं है क्या होगा, तो अगर कोई बफर स्टॉकिंग करनी है प्याज की तो वो अभी करने का वक्त है। पिछले साल हमने देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया किसानों का, बारिश बहुत लेट तक आती रही, तो उसकी भी थोड़ी सी तैयारी अभी से क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह की करनी होगी। जहां तक मुझे मालूम है कि सारी स्टेट्स में अभी तक क्रॉप इंश्योरेंस के टेंडर भी फाइनल नहीं हुए हैं। हमने बार बार ये लिखा है कि मानसून की फोरकास्ट आने से पहले वो टेंडर होने चाहिए और अब तो मानसून बिल्कुल दस्तक दे रहा है, ऑलरेडी बहुत लेट है, तो उसको भी मुकम्मल करने की जरूरत है। यानी कि काफी सारी चीजों की यहाँ पर जरूरतें हैं ताकि किसान जो अगली बुआई है उसके लिए तैयार रहें। और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि तैयारी यहाँ पर पूरी है, लेकिन थोड़ी सी हैंड होल्डिंग जो है वो यहाँ पर किसानों को लगेगी ताकि उनको अपनी जो प्रोड्यूस है उसका यहाँ पर रिटर्न मिल सके। सिराज जी, एक और चीज, और काफी समय तक भी हमने बातें की हैं कि प्राइवेट खरीदारी जो होनी चाहिए, स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउसेज जो होना चाहिए, उसकी बहुत जरूरत इस वक्त यहाँ पर पड़ेगी। माइक्रो जो बिजनेस फूड प्रोसेसिंग है उसके लिए भी सरकार ने एक पुश दिया है। इनमें से अगर आप क्विकली हमें बता सकें कि वो कौन सी 2 या 3 चीजें हैं जिनको इमीडिएट तौर पर करने की जरूरत है? देखिए, अगर मार्केटिंग सब कुछ आ जाते हैं और एपीएमसी के एरिया के बाहर आसान हो जाता है कंपनीज के लिए, एफपीओस के लिए, ट्रेडर्स के लिए खरीदो फरोख्त करना, तो मुझे लगता है कि ये इससे किसानों को फायदा होगा। दूसरी एक चीज जो बहुत जरूरी है, बहुत लॉन्ग पेंडिंग है, वो ये है कि हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, लेकिन अभी तक भी ये कंपलसरी नहीं किया कि अगर कोई वेयर हाउस है तो वो अपने को रजिस्टर कराएगा। उसका नतीजा ये है कि अभी तक भी वेयर हाउसिंग का सिस्टम मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। बस आपको एक मिसाल देते हैं, अगर सरकार किसी वक्त ये मालूम करना चाहे कि कितना दालों का स्टॉक प्राइवेट ट्रेडर्स के पास है तो सरकार को पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि जो वेयर हाउसेज हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग और ईसी एक्ट के रिफॉर्म्स के साथ काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर, जैसे आपने कहा सिराज जी, ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें हैं, लेकिन अजय भी हमारे साथ फाइनली अब यहाँ पर जुड़े हैं। अजय, कार्यक्रम ऑलमोस्ट खत्म होने का समय आया है, लेकिन आप क्या कहेंगे अगर आपने डिस्कशन सुना कि किसानों की इस वक्त क्या प्लाइट है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं अब आगे जाते हुए? लॉकडाउन में इस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है एज अ सेक्टर, लेकिन किसान क्या उनको उनकी उम्मीद के हिसाब से मिला है? देखो, लॉकडाउन में किसानों ने प्रधानमंत्री जी की सलाह मानी और आत्मनिर्भर होकर उन्होंने अच्छी पैदावार करी, और कुछ राज्यों ने, पंजाब ने, हरियाणा ने, राजस्थान ने, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कनक की प्रोक्योरमेंट भी अच्छी हुई। परंतु जो पेरिशेबल कमोडिटीज जो ग्रो कर रहे हैं, जो फ्रूट और वेजिटेबल के किसानों को था, उनको काफी घाटा हुआ है। परंतु आगे चल के अगर अपने देखें कि मॉनसून अच्छा आने वाला है, तो मैं कहूंगा 2 चीज बहुत जरूरी है। कि पहली बात, मैंने पढ़ा कि आरबीआई कह रहा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करना चाहिए। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। एक तरफ तो 50% फ्रूट और वेजिटेबल बाजार में कोई खरीदारी नहीं है उसका, साथ में कंजम्पशन लेवल्स बढ़ नहीं रहे। या तो आरबीआई सिस्टम में पैसा दे कि कोई पैसा जनरेट करे, प्रिंट करे, लोगों को पहुंचाए कि एक कंजम्पशन बढ़े। अगर कंजम्पशन ही नहीं बढ़ना है तो इन्फ्लेशन कहाँ दूर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ डिफ्लेशन आने वाला है। तो आपके पास समय कम है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वी हैव टू वरी अबाउट डिफ्लेशन, नॉट इन्फ्लेशन। मेरे हिसाब से आरबीआई बहुत गलत इन्फॉर्म्ड है इस चीज के बारे में।
और ये इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कुछ कमोडिटीज को बाहर से। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जब तक कोई कमोडिटी की कीमत एमएसपी से डबल नहीं होती, सरकार को उसको इंपोर्ट नहीं करने देना चाहिए और खुद भी नहीं खरीद के लाना चाहिए। जब सरकार का एक स्लोगन है कि दुगनी करो और आप एमएसपी पे ही आप बाहर से सामान ले आते हैं, किसान को एमएसपी मिलती नहीं, तो ये दो ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप कीमतें घटाने की, आरबीआई के कहने से कीमतें घटाने की कोशिश ना करें। आरबीआई अपना काम करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अपने काम का बोझ किसानों के ऊपर मत डाले, किसान को स्केपगोट नहीं बनाए आरबीआई। वो अपनी इंटरेस्ट कम करे, कुछ भी करे, जो करना चाहे करो, पर कंजम्पशन को बढ़ाओ कि कोई जब कंजम्पशन बढ़ेगी अपने आप ही फ्रूट वेजिटेबल किसान की पैदावार बिकेगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अजय, बहुत शुक्रिया, बहुत संक्षिप्त में वो बताने के लिए। तो क्लियरली काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर किसानों को लेकर है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है और पॉलिसी रिफॉर्म्स ऐसे बने ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके जो कि उनको अभी चाहिए। अजय, पाशाभाई, मनोज एंड सिराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।